हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम, जहां पर हम एसआरसीसी ग्रेजुएट्स आपके लिए लेकर आते हैं क्लास 11 एंड 12 के कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल वीडियोस। तो बेटा आज की क्लास हमारी रहने वाली है 12th बिजनेस स्टडीज की चैप्टर नंबर 3 की क्लास, जहां पर मैं आपको करवाने वाली हूँ आपका चैप्टर बिजनेस एनवायरमेंट। तो देखो ये बहुत छोटा सा आसान सा चैप्टर है, इनफैक्ट तुम्हारे पूरे सिलेबस का वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर ये रहने वाला है बिजनेस एनवायरमेंट। ऑलरेडी हम पहले 2 चैप्टर्स कर चुके हैं, आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिलने वाले हैं। सो आज हम करने वाले बेटा जी हमारा चैप्टर जो कि रहने वाला है बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं कि समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। सो देखो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, इट मींस द सम टोटल। ठीक है, पहला वर्ड जो नोट डाउन करने वाला है वो वर्ड क्या है, सम टोटल। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, सम टोटल है। अच्छा, किस चीज का सम टोटल है, सारे इंडिविजुअल्स का, इंस्टीट्यूशंस का और कोई भी ऐसी फोर्स का जो कि बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, देखो सम टोटल है। सम टोटल किसका है, कुछ ऐसी एक्स वाई जी चीजों का, कोई भी ऐसी चीजों का सम टोटल है जो भी बिजनेस के कंट्रोल के आउटसाइड है। देखो विच इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है, आउटसाइड द कंट्रोल। मैं कहती हूँ अगर कोई भी चीज मेरे कंट्रोल के अंदर है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, कम ज्यादा कर सकती हूँ, तो वो मेरे एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है। बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा क्या है, वो सारी चीजें, वो सारी एक्स वाई जी चीजें, कोई भी इंसान, कोई भी कंपनी, कोई भी ऐसी फोर्स जो मेरे कंट्रोल के बाहर है, वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में आती है। लेकिन मेरे कंट्रोल के बाहर तो है, लेकिन इट में अफेक्ट। तो 2 यहाँ पे क्राइटेरियाज बेटा बनते हैं। पहली चीज कि वो चीज मेरे कंट्रोल के बाहर होनी चाहिए, दूसरी चीज वो मुझे कोई अफेक्ट करे। देखो अगर मेरे कंट्रोल के बाहर तो 100 चीजें हैं, ठीक है ना, मेरे रिश्तेदार कैसे बिहेव करते हैं मेरे कंट्रोल के बाहर है, लेकिन अगर वो मुझे अफेक्ट ही नहीं कर रहे तो वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे। अगर वो मेरे कंट्रोल के भी बाहर हैं और वो मुझे अफेक्ट भी कर रहे हैं, तो ऐसी सारी चीजों के सम टोटल को मैं बिजनेस एनवायरनमेंट बोलूंगी। तो मैंने क्या बोला, मेरे कंट्रोल की जो चीजें बाहर हैं और जो चीजें मुझे अफेक्ट भी कर रही हैं, वो मेरे उन सबका सम टोटल मेरे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो बिजनेस के कंट्रोल से जो चीजें बाहर हैं और बिजनेस को जो चीजें अफेक्ट कर रही हैं, उन सब का सम टोटल क्या होगा, बिजनेस का एनवायरनमेंट होगा। सीधी सी बात। तो अगर कोई चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, वो तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो एम्प्लॉइज हैं वो मेरे कंट्रोल में है, तो वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएंगे। ठीक है, मेरी खुद की क्या प्लान है, पॉलिसी है, वो मेरे कंट्रोल में, वो मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं आएगा। लेकिन सरकार ने कुछ कर दिया, मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोविड आ गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है। वॉर हो गई, मेरे कंट्रोल में नहीं है ना। तो वो सारी चीजें मेरे कंट्रोल से भी बाहर है और वो सारी चीजें मुझे अफेक्ट भी कर रही है। कोविड आने के बाद से बिजनेस बंद भी करने पड़ेंगे हमें, ठीक है ना। तो ऐसी सारी चीजों के सम टोटल को बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। क्या क्या चीजें हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी बिजनेस कंपनी कुछ भी हो सकती है, कोई भी दूसरी फोर्स हो सकती है जो मेरे कंट्रोल से बाहर है बट मुझे फिर भी अफेक्ट करती है। सो सम टोटल, पहला वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस, फोर्सेस दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस बट स्टिल अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है जी, ये होगा बिजनेस एनवायरनमेंट। फीचर्स क्या है, सबसे पहला फीचर सम टोटल से ही निकल के आता है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस है। इट इज अ सम टोटल, ठीक है, बहुत सारी चीजों का। तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फोर्सेस हैं, उन सबका अगर मैं सम टोटल मिला करके x प्लस वाई प्लस डी कर दूं, अगर मैं x प्लस वाई प्लस जी इन सबका सम टोटल कर दूं, तो सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम टोटल क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट है। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस का क्या मतलब है कि भैया कुछ फोर्सेस ना बहुत स्पेसिफिक है, जो सिर्फ मेरे ही बिजनेस को, ओनली माई बिजनेस, मुझे ही अफेक्ट करेगी, और कुछ फोर्सेस बहुत जनरल हैं जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि सबको अफेक्ट करेगी। यानी कि कोविड आया तो सबको इफेक्ट करेगा, मेरे अकेले के घर में थोड़ी आया। वॉर हुई तो पूरे देश को अफेक्ट करेगी, मेरे अकेले के घर में वॉर थोड़ी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन कुछ चीजें होंगी जो सिर्फ मुझे अफेक्ट करेंगी। अगर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एजुकेशन वाले बिजनेस के बारे में कोई लॉ पास किया है, तो वो बिजनेस को, तो वो होटल्स को, ठीक है, मे बी हॉस्पिटल्स को या मंदिरों को या वो किसी भी दूसरी चीज को अफेक्ट नहीं करेगा। वो सिर्फ एजुकेशन का बिल है, एजुकेशन का लॉ है, तो एजुकेशन को अफेक्ट करेगा। तो कहने का तात्पर्य है कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिकली मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेंगी, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो इन जनरल हर एक फील्ड के, हर एक इंडस्ट्री के, हर एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकती हैं। चलो आगे देखते
देखते हैं अगला मेरे पास है इंटर रिलेटेडनेस। देखो इंटर रिलेटेडनेस का बेटा ये मतलब होता है कि मेरे बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी फोर्सेस आती हैं वो सारी आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर लेट्स से सरकार ने कोई लॉ पास किया है, ठीक है, उससे मेरे बिजनेस में कुछ इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से मेरी डिमांड या सप्लाई भी चेंज हो सकती है, ठीक है, उसकी वजह से प्राइजेस भी चेंज हो सकते हैं, उसकी वजह से कस्टमर का जो इंटेंशन है वो अलग हो सकता है, उसकी वजह से मेरे देश के जो दूसरे देश के साथ रिलेशंस हैं वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोविड आया तो क्या होगा, कोविड की वजह से मुझे भी मेरी दुकान बंद करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने बोला है, इसलिए भी, ठीक है। लोग खरीदने भी नहीं आ रहे तो मेरी डिमांड भी कम हो रही है, ठीक है, मेरा सामान भी लोग खरीदने नहीं आ रहे तो डिमांड भी कम हो रही है, ठीक है। सो कोई एक अफेक्ट अगर होता है, वो अफेक्ट अकेला नहीं होता, उसकी वजह से साथ में दो तीन और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्री अफेक्ट मुझे देखने को मिलते हैं। तो कहने का मतलब है जितने भी मेरे फोर्सेस हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी, वो सारे आपस में जुड़े हुए हैं, सारी तारें आपस में जुड़ी हुई हैं कि अगर डिमांड पे इफेक्ट आया तो जैसे हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में कि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, प्राइस ऐसा होगा, डिमांड ऐसा होगा, सप्लाई ऐसा होगा। तो इंटर रिलेटेडनेस की ही बात कर रहा है, जैसे डिमांड और प्राइस का रिलेशन होता है कि एक में ऐसा होगा तो दूसरे में ऐसा होगा, उसी रिलेशन की बात कर रहे हैं कि अगर किसी एक में चेंज आएगा वो अपने साथ बाकियों में भी चेंज लेकर आएगा। अगर सिर्फ लॉ में चेंज आया तो उससे डिमांड भी चेंज हो सकती है, प्राइसेस भी चेंज हो सकते हैं, रिलेशंस चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायनामिक नेचर है। डायनामिक का देखो क्या मतलब है बेटा, इसका ना जो हमारा पूरा पर्पस है बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करने का, ये पूरा चैप्टर पढ़ने का पर्पस ही यही है कि देखो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना लगातार बदलता रहता है। तुम सोच के देखो, अगर तुम्हारे आसपास की सराउंडिंग्स चेंज होगी ही नहीं, तुम्हें अपना बिहेवियर चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हें कभी सराउंडिंग्स को स्टडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हमारी आसपास की सराउंडिंग्स हर दिन चेंज होती हैं। कभी कोविड आता है, कभी वॉर होती है, कभी लॉ चेंज होता है, कभी सरकार चेंज होती है, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है, कभी प्राइसेस चेंज होते हैं, कभी डिमांड या सप्लाई चेंज होती है। लगातार कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है। क्योंकि कुछ ना कुछ चेंज होता है तो हमारा बिजनेस रिस्क में रहता है, कभी भी हमें लॉसेस हो सकते हैं, कभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा, हमें बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करनी पड़ेगी कि यार कोविड आ सकता है। अगर मैं पहले ही पता कर लेती, खबर सुन के कि यार आ सकता है, चाइना में आए, यहाँ भी आएगा, तो मैं पहले ही अपने बिजनेस को डूबने से बचा सकती हूँ। अगर मुझे पता नहीं चला तो जिस दिन मोदी जी ने बोला लॉकडाउन है उसी दिन मुझे पता चलेगा और उसी दिन मेरा जो बिजनेस है मैं इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले पाऊंगी। तो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक यानी कि लगातार चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से मेरे बिजनेस में मुझे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैं बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करूँ, उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाऊं, ठीक है। फिर आते हैं अनसर्टेनिटी। तो ये भी मुझे पता है कि अब ये तो मुझे पता है कि चेंज होगा, किस डायरेक्शन में चेंज होगा ये नहीं पता, कब चेंज होगा ये नहीं पता, कितना चेंज होगा ये भी नहीं पता। तो मुझे इतना पता है कि चेंज होता रहेगा, कब, कैसे, कितना, कैसे, कहाँ, कुछ भी नहीं पता। तो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, आई डोंट नो। अनसर्टेनिटी का क्या मतलब होता है, आई डी के, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है फ्यूचर में क्या होगा। तो क्योंकि मुझे नहीं पता इसलिए मेरे बिजनेस में रिस्क है, इसलिए मैं मुझे अपने प्लान, पॉलिसी सब कुछ उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। इसलिए मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है पूरी तरह से अनसर्टेन है, बिकॉज मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा, बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम सोचो ना कि मैं बिजनेस एनवायरनमेंट को एक बार मैं पढ़ के समझ लेता हूँ कि क्या होगा, नहीं कर सकते। तुम्हें अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और हर एक टुकड़े को एक एक करके समझना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी वास्ट। सरकार से रिलेटेड 100 चीजें होंगी, पैसे से रिलेटेड 100 चीजें होंगी, तुम्हारे कंपेटिटर से रिलेटेड 100 चीजें होंगी, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड 100 चीजें होंगी। तुम सोचो मैं एक ही बारे में कंपेटिटर, डिमांड सप्लाई, गवर्नमेंट, लॉ सब कुछ बैठ के पढ़ दूंगा, नहीं हो सकता। यू हैव टू डिवाइड योर एंटायर बिजनेस एनवायरनमेंट इनटू स्मॉल स्मॉल पीसेस एंड एक बार में एक पर्टिकुलर पीस को तुम्हें पढ़ना होगा और एक बार में एक चीज की स्टडी कर सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। रिलेटिविटी का मतलब होता है कि इट डिपेंड्स, रिलेटिविटी का मतलब होता है इट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, तुम्हारा कौन सा बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है। मे बी एजुकेशन में अलग है, हॉस्पिटल में अलग तरीके के बिजनेसेस होंगे, ठीक है। फूड का बिजनेस अलग होगा, कपड़े का बिजनेस अलग होगा, इंडिया में अलग होगा, यूएसए में अलग होगा, छोटा बिजनेस अलग होगा, बड़ा बिजनेस अलग होगा, हमारा सर्विस बिजनेस अलग होगा, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अलग होगा। तो इट डिपेंड्स कि तुम्हारा बिजनेस कौन सा है, क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर तुम सोचो कि भैया मेरा तो जो बिजनेस है, ठीक है,
वो कंप्लीटली सेम टू सेम है मे बी दुनिया के किसी भी दूसरे बिजनेस के साथ, और अगर उसके साथ ऐसा हो रहा है तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारा बिजनेस पूरी तरह से अलग है हर दूसरे बिजनेस के साथ, क्योंकि कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई मे बी सरकार का बहुत क्लोज होगा, कोई सरकार के बिल्कुल अगेंस्ट हो सकता है, किसी का कुछ भी हो सकता है, किसी के लिए कोई अलग लॉ होगा, तुम्हारे लिए अलग लॉ होगा। तो इट इज रिलेटिव टू योर सिचुएशन कि तुम्हारे पे कोविड का कैसा इंपैक्ट होगा। जैसे कि तुम देख ही सकते हो कोविड में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस का डाउनफॉल आया था, पर हेल्थ इंडस्ट्री बहुत अप थी, एजुकेशन इंडस्ट्री कोविड में बहुत ज्यादा अप थी, बहुत इंप्रूव हो रही थी, बहुत ज्यादा फुल उसको जो है फंडिंग मिल रही थी। तो इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस कि कोविड के नेगेटिव ही नहीं पॉजिटिव इंपैक्ट भी हुए हैं। तो तुम्हारा जैसा बिजनेस होगा उस पर डिपेंड करेगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट तुम्हारे बिजनेस को किस तरीके से, कितना, कब, कैसे अफेक्ट करेगा। सो इट इज रिलेटेड, इट डिपेंड्स ऑन योर बिजनेस। ठीक है, ये हो गए हमारे सारे के सारे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। अगला मेरे पास है, देखो एक एमसीक्यू, तुम बताना अबव इन्फॉर्मेशन हाइलाइट्स वन ऑफ द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कौन सा पर्टिकुलर फीचर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सो देखो हमें बोला कि एक ये कंपनी है, इंडोर प्लेग्राउंड है, ठीक है, फॉर ऑर्गेनाइजिंग पार्टीज फॉर चिल्ड्रंस इन नोएडा। बहुत सारे प्ले स्टेशन है एंड इट ऑर्गेनाइजेस various activities for the kids to enjoy. ठीक है, looking at the increasing number of children, a new indoor playground in the name of this came up with advanced swings, this, ठीक है, to compete with the newly opened indoor playground. ठीक है, also added some advanced swings and entertainment activities to attract more children. तो कहते हैं हमने एक बिजनेस शुरू किया, हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लग गया, हमारे अच्छे चलते बिजनेस को देख के लोगों से देखी तो जाती नहीं है खुशी किसी की, तो हमारे अच्छे चलते बिजनेस को देख के हमारा एक कंपेटिटर आ गया। ठीक है, तो और उस कंपेटिटर ने हमारे से थोड़ा सा अच्छा काम शुरू कर दिया, तो हमने भी देखा भैया हमारा कंपेटिटर आया है, तो हमने क्या शुरू कर दिया, अपने कंपेटिटर के जैसा ही काम करना शुरू कर दिया। तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, क्या बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन है, रिलेटिव है, डायनामिक है या इंटर रिलेटेड है। तो यहाँ से हमें क्लियरली देखो समझ आता है कि हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, वो डायनामिक है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है ये क्या बताना चाहता है कि जो मेरा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से डायनामिक है, कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा एक बहुत बड़ा चेंज आ गया कि एकदम से ही कोई नया कंपिटिटर आ गया, उसके अकॉर्डिंग हमें भी खुद को चेंज करना पड़ा। बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हुआ, उसके अकॉर्डिंग हमें भी खुद को चेंज करना पड़ा कि हमारा जब कंपेटिटर आया तो हमने भी उस कंपेटिटर्स के साथ कंपीट करने के लिए कुछ एडवांस्ड स्विंग्स लगा दी। तो डायनामिक नेचर की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, अब अगला ये जो है, अब इसके बारे में तुम मुझे बताओगे, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है टाइम स्टैम्प लिखकर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जो करेक्ट आंसर होगा आई विल पिन दैट आंसर। अगला मेरे पास पॉइंट आता है इंपॉर्टेंस का, बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो पहला, इट इनेबल्स द फर्म्स टू आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कहते हैं अगर तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कर ली ना भैया, तो तुम अपने कंपटीटर से आगे हो जाओगे, तुम्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाएगी। मतलब कि अगेन वही बात है कि अगर मैं पहले ही समझ जाते कि कोविड आने वाला है तो अपनी ना सप्लाई कम कर देते, अपने रॉ मटेरियल वगैरह को कम कर देते, कोविड आया तो दुकान बंद होगी तो डिमांड भी कम हो सकती है, तो मैं ज्यादा माल इकट्ठा ना करूं। अगर मैं पहले ही समझ जाऊंगी तो मेरा लॉस कम हो जाएगा। अगर मैं नहीं समझी, बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं किया, खबरों को नहीं सुना, मुझे पता ही नहीं चलेगा कोविड आया, तो मेरा बहुत ज्यादा माल खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा लॉसेस मुझे हो सकते हैं। वही एजुकेशन इंडस्ट्री जो है, अगर वो पहले ही समझे कि बिजनेस की जो कोविड आ रहा है तो मुझे ना ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ना अब लोग अगर लॉकडाउन लग जाता है इंडिया में भी, अगर ऐसा कुछ होगा तो लोग घर से पढ़ने लग जाएंगे। तो अगर मैंने पहले ही बिजनेस ऑनलाइन शुरू कर दिया तो मुझे फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पर मिल जाएगी कि भाई सबसे पहले मैंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो बच्चों को सबसे पहले मेरी वीडियोस मिलेंगी, मेरे लेक्चर्स और मेरा सब कुछ मिलेगा, तो सबसे पहले मुझे ज्यादा डिमांड मिलेगी, मेरे पास ज्यादा डिमांड आएगी, तो मुझे सबसे ज्यादा जो है प्रॉफिट हो सकता है। तो कहते हैं कि अगर मैं अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के अच्छे से स्टडी कर लूंगा तो मैं क्या करूंगा, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर लूंगा कि भाई अब कोविड आने वाला है, अब ऑफलाइन में नहीं अब ऑनलाइन में है अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली अब कोविड जाने वाला है, अब ऑनलाइन में नहीं अब ऑफलाइन में है अपॉर्चुनिटी, तो मुझे अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। एंड उन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करके मैं क्या कर सकती हूँ, फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकती हूँ, अपने सारे कंपटीटर से आगे निकल के पहले ही सारे कस्टमर्स को केटर कर सकती हूँ। सिमिलरली अगर कोई भी थ्रेट आ रहा है, जैसे कि अगेन कोविड का जिस पे नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, अगर मैं पहले ही समझ जाऊंगी तो मुझे पहले ही एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा कि भैया कोविड आ रहा है, अपनी रॉ मटेरियल को, अपनी इन्वेंटरी को कम कर दो वरना लॉसेस हो सकते हैं, बहुत सारा माल इकट्ठा करके मत रखो। तो थ्रेट्स को भी आइडेंटिफाई करता है, अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई करता है और फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी हमें मिलता है। ठीक है, यूजफुल रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में भी मदद करता है हमें हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, क्योंकि देखो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं,
अगर तुमने रिसोर्सेज को इकट्ठा नहीं किया पहले ही, तो तुम्हारे कंपेटिटर्स अच्छे रिसोर्सेज को लेके जा सकते हैं। अगर तुमने ही पहले सब कर दिया तो तुम ही सारे अच्छे-अच्छे रिसोर्सेज को टैप करके इकट्ठा करके लेकर जा सकते हो। अगेन अपने कंपेटिटर से थोड़ा एज एडवांटेज तुम ले सकते हो, ठीक है? चेंजेस के साथ कोप करने में मदद करता है तुम्हारा बिज़नेस एनवायरनमेंट, ठीक है? जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि एकदम से कॉम्पिटिटर आया, उसने जो किया तो बिजनेस ने भी एग्जैक्टली उस कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग उसको compete करने के लिए कुछ नया शुरू कर दिया, ठीक है? तो रैपिड चेंजेस के साथ कोप करने में हमें मदद करता है। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखो, जो मुझे प्लानिंग करनी है, प्लानिंग किसके बेसिस पे करूंगी? डाटा के बेसिस पे करूंगी। डाटा कहाँ से इकट्ठा करके लाऊंगी? बिजनेस एनवायरनमेंट से इकट्ठा करके लाऊंगी। ऐसा हो रहा है तो इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। यार, इस चीज में हमें फेलियर दिख रहा है तो इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है तो इसके बारे में प्लानिंग करते हैं। यहाँ वार्निंग सिग्नल दिख रहा है तो ऐसे प्लानिंग करेंगे। सो जब भी तुम प्लानिंग कर रहे हो, कोई भी पॉलिसी बना रहे हो, तो तुम फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हो, फ्यूचर के लिए पॉलिसी बनाते हो। तो फ्यूचर के लिए तुम थोड़ा सा अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का कोशिश करते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा ऐसा होगा, अगले 1 साल में ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग तुम प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हो, ठीक है? और तुमने अगर अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी कर लिया तो डेफिनेटली तुम्हारी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। अगर तुमने पहले ही देख लिया कि कंपेटिटर आ रहा है तो तुम पहले ही स्टेप्स अच्छे से उठा सकते हो। अगर तुमने पहले ही सारे रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। अगर तुमने पहले ही अच्छे से प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन कर ली अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एनवायरनमेंट, तो अगेन तुम्हारी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव होगी ही ना, ठीक है? सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस, ठीक है जी? अगला मेरे पास यहाँ पे से आता है बेटा सबसे मेन टॉपिक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं। दैट इज द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या अलग अलग डायमेंशंस हो सकते हैं, यानी कि जैसे मैं ऊपर बोल रही थी कि अलग अलग फोर्सेज होती है बिजनेस एनवायरनमेंट की, सारी इंटर रिलेटेड होती है एक दूसरे के साथ, ठीक है? कॉम्प्लेक्स होता है तो तुम्हें हर फोर्स को अलग से पढ़ना पड़ता है। वो फोर्स का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस, ठीक है? क्या क्या डायमेंशंस है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड लीगल एनवायरनमेंट। ये मेरे पास डायमेंशंस बिजनेस एनवायरनमेंट की रहने वाली है, ठीक है? इन सबको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में देखो, सिंपल बात है, पैसे से रिलेटेड जब भी कुछ होगा तो वो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। पैसे से रिलेटेड कुछ भी होगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा, ठीक है? सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या आता है? कोई भी इकोनॉमिक इंपैक्ट हो रहा है मेरे बिजनेस पे, कोई भी इकोनॉमिक इंपैक्ट अगर हो रहा है मेरे बिजनेस पे, तो वो मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आएगा। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा होना, इन्फ्लेशन का कम ज्यादा होना, चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है? ये सारी चीजें बिजनेस एनवायरनमेंट के इकोनॉमिक डायमेंशन में आती हैं। मतलब इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो मैं लोन ज्यादा आसानी से ले सकती हूँ, इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो मैं लोन ले नहीं पाऊंगी। इन्फ्लेशन, अगर रेट ज्यादा बढ़ेंगे तो भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है? मेरे लिए रॉ मटेरियल बहुत महंगा हो जाएगा। अगर कस्टमर की इनकम बढ़ती है तो मैं कस्टमर को ज्यादा सामान बेच सकती हूँ, मैं कस्टमर से ज्यादा प्राइस भी चार्ज कर सकती हूँ। तो ये सारी चीजें पैसे से रिलेटेड है, इकोनॉमी से रिलेटेड है, इकोनॉमिक इंपैक्ट डालती है मेरे बिजनेस पे, और ये सारी चीजें मेरे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर भी हैं और अफेक्ट भी करने वाली है। तुम सोचो, मैं खुद तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, इंटरेस्ट रेट कंट्रोल नहीं कर सकती, ठीक है? बट ये मेरे बिजनेस को इंपैक्ट जरूर डालेंगे। अब इसमें मेजर एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेरा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। इकोनॉमिक कंडीशन तो तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हम लोग डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है? या डेवलपिंग कंट्री है या अंडर डेवलप्ड कंट्री है, हमारी कैसी कंडीशन है। अगर बहुत अमीर देश में हो तो ऑब्वियसली तुम महंगा सामान बेच सकते हो, अगर गरीब देश में हो तो तुम महंगा सामान नहीं बेच सकते हो। तो कंडीशन कैसी है तुम्हारे देश के लोगों की, उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बिजनेस किस चीज का बनाना है, छोटा बनाना है, बड़ा बनाना है, किस रेट का सामान बेचना है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हारे देश के लोगों की कंडीशन कैसी है। तो जितना डेवलप्ड नेशन होगा उतना महंगा सामान वहां पर बिक सकता है, ठीक है? इकोनॉमिक सिस्टम्स में देखो हमारे पास क्या आता है कि क्या तुम्हारी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तुम सबको पता होगा इंडियन इकोनॉमी क्या है, इंडिया की इकोनॉमी क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं। या तुम्हारी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे सरकार ही सब कुछ करती है और प्राइवेट सेक्टर को करने ही नहीं देती है। या तुम्हारी इकोनॉमी ऐसी है जहाँ पे सरकार दखल अंदाजी करती ही नहीं है और प्राइवेट सेक्टर को पूरा अपर हैंड है कि तुम्हें जो करना है करो। तो तुम्हारी किस तरीके का इकोनॉमिक सिस्टम है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बिजनेस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी इंडियन इकोनॉमी जो थी, ठीक है, 1990 से पहले मेजरली क्या करके रखा हुआ था, हमने इकोनॉमी को बंद करके रखा हुआ था। हमने बोला था प्राइवेट सेक्टर को बहुत सारे लाइसेंस चाहिए, प्राइवेट सेक्टर अपने आप से कुछ कर नहीं सकता, तो वहां पर प्राइवेट सेक्टर बिजनेस कर ही नहीं पाता था, ठीक है? लेकिन धीरे धीरे 1990 के बाद हमने प्राइवेट सेक्टर को भी जो है बिजनेस करने दिया, तो फिर उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने अपॉर्चुनिटीज देखी और बहुत सारे बिजनेसेस खोलने शुरू किए। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि तुम्हारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, ठीक है? मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है, तुम्हारी या सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो कैसी इकोनॉमी उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा। एंड देन इकोनॉमी
इकोनॉमिक पॉलिसीज, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी हैं। जैसे कि हमारे 1991 में पॉलिसी आई थी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, जिसकी वजह से हमारा पूरा बिजनेस लैंडस्केप जो है पूरे इंडिया का चेंज हो गया था। सो इट हाईली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हारे देश के लोगों की कंडीशन कैसी है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तुम्हारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। जैसे इंडिया का मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है जो कि एक बहुत अच्छा सिस्टम है, एंड तुम्हारे इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी है, तुम्हारे देश की सरकार की। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की इकोनॉमी की पॉलिसी आने के बाद हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बिजनेस हुआ। इससे पहले हमारी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, वहां पे बिजनेस हो नहीं पाता था, तो लोग बिजनेस कर ही नहीं पाते थे, चाहकर भी किसी अपॉर्चुनिटी को फुलफिल कर ही नहीं पाते थे। ठीक है, अगला मेरे पास आता है सोशल एनवायरनमेंट। इट इज टोटली अबाउट योर कस्टमर, जहां पे तुम्हारे कस्टमर के, ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, कस्टमर का लाइफ टाइम, कस्टमर का जेंडर, कलर, रिलीजन, रीजन, कास्ट, किसी भी चीज कस्टमर से रिलेटेड अगर कुछ भी आ जाता है, कुछ भी कस्टमर की बात हो रही है, कस्टमर से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, सो इट कम्स अंडर सोशल एनवायरनमेंट। सिंपल बात होगी। ठीक है, तो जहां पर तुम्हारे जो है इट इंक्लूड्स ऑल दोस फोर्सेस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट दैट आर पार्ट, जो क्या है, एक पार्ट है सोसाइटी का इन विच द बिजनेस ऑपरेट्स। तो जिस सोसाइटी में तुम अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उस सोसाइटी का पार्ट जो फोर्सेज होती हैं वो सोशल एनवायरनमेंट में आती है। तो सिंपल भाषा में यहाँ पर जो आपको केस स्टडी में दी जाता है वो यूजुअली ये दिया जाता है कि तुम्हारे जो कस्टमर है, कस्टमर का लाइफ स्पैन इतना है, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऐसा है, डिमांड ऐसी, उस कस्टमर के ऊपर डिपेंड यूजुअली सारी चीजें करते हैं सोशल एनवायरनमेंट में। तो हमारी सोसाइटी के ट्रेडिशंस कैसे हैं, वैल्यूज कैसे हैं, सोशल ट्रेंड्स कैसे हैं, हमारी सोसाइटी के कल्चर कैसे हैं, फेस्टिवल कैसे, इन सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। पता है, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर तुम देखो, बहुत सिंपल से एक बात है कि जो बीफ होती है इंडिया में, ठीक है, इंडिया में बीफ हम लोग नहीं खाएंगे। ठीक है, मतलब हम लोगों को, हमारे लिए गाय जो है माता है, तो हम लोग तो कतई ही एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि हमारे फूड में बीफ हो। ठीक है, तो ये जितनी भी कंपनीज है, मैकडोनल्ड्स है, ये सब लोग इंडिया में अपने खाने में, प्रोडक्ट्स में बीफ अपने मेन्यू से ही हटा देते हैं, मेन्यू में ही नहीं रखते हैं। पर मैकडोनल्ड्स का, इन सभी जो कंपनीज है, इनका तुम आउट ऑफ इंडिया अगर मेन्यू देखोगे, उसमें तुम्हें बीफ देखने को मिलेगा इनके मेन्यू में। ठीक है, बट इंडिया में क्योंकि इनको पता है इंडियन सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, तो विच इज वाई ये लोग अपने मेन्यू में बीफ नहीं रखते हैं। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिलता है कि वो सोसाइटी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि अगर सोसाइटी के लोगों ने किसी दिन बॉयकॉट कर दिया ना कि मैकडोनल्ड्स का बर्गर नहीं खाना क्योंकि इनमें बीफ था, उस दिन जो है तुम्हारी डिमांड इतना नीचे गिरेगी ना जिसको तुम बचा नहीं पाओगे। तो सोसाइटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है, तुम्हारा बिजनेस, क्योंकि सोसाइटी ने जिस दिन बॉयकॉट कर दिया तुम्हारा बिजनेस कहीं का नहीं बचेगा। तो एक बिजनेस हमेशा ट्राई करता है कि वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही काम करे। ठीक है, अगला मेरे पास फिर से एक एमसीक्यू है, तुम लोग बताना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस। एक बार पॉज करके सोचो, फिर मेरा आंसर सुनना। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कस्टमर से रिलेटेड है। ठीक है, तो कस्टमर से रिलेटेड कोई भी चीज हमारी सोशल एनवायरनमेंट में आती है। एजुकेशन सिस्टम, लिटरेसी रेट कस्टमर से रिलेटेड है। जितने लिटरेट लोग होंगे उनकी प्रेफरेंसेस अलग होंगी, इलिटरेट लोगों की प्रेफरेंसेस अलग होंगी। ठीक है, कंजम्पशन हैबिट्स अगेन कस्टमर की कैसी हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया बीफ के बारे में कि इंडियन कंज्यूमर नहीं उसको एक्सेप्ट करेगा। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो यहाँ पे इकोनॉमी की बात हो गई है, पैसे की बात हो गई, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो गई, सोशल एनवायरनमेंट में ये नहीं आएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, अगली चीज मेरे पास आती है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इसमें तुम्हें सिंपल भाषा में ये बोला जाएगा कि कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, टेक्नोलॉजी पुरानी से नई आई है। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में तुम्हें यूजुअली बोला जाता है कि अरे पहले तो ऐसे कैमरा होते थे, अब तो मोबाइल फोन आ गए, तो अब तो पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं रही। तो ये सब कुछ हमें क्या दर्शाता है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में दर्शाता है। ठीक है, तो जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है इसमें क्या आता है कि कुछ भी इंप्रूवमेंट हुई है। ठीक है, कोई भी नई इनोवेशन आई है टेक्नोलॉजी में। ठीक है, इसमें या तो क्या आएगा, इसमें या तो आएगा कि तुमने कोई नया तरीका ढूंढा है किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने का, या फिर तुमने कोई नया तरीका ढूंढा है किसी बिजनेस को ऑपरेट करने का। जैसे मैंने बोला कि पहले जो है हम लोग कैमरास वगैरह को यूज करते थे, आजकल तो मोबाइल फोन से ही सब कुछ हो जाता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें या तो कोई नया तरीका ढूंढ रहा है किसी बिजनेस को ऑपरेट करने का, या फिर किसी गुड्स या सर्विसेज को बनाने का अगर कोई नया तरीका ढूंढा गया है, तो ये सब कुछ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में आने वाला है। ठीक है, फिर आता पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में यूजुअली देखो लॉ की बात नहीं करी जाएगी। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मैंने क्या बोला, लॉ की बात नहीं करी जाएगी। इसमें ये बात करी जाएगी कि हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टी
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, वो चाहे कांग्रेस है, चाहे वो रूलिंग बीजेपी पार्टी है, कोई भी पार्टी है। ऑब्वियसली वो पार्टीज का नाम नहीं लेंगे, बट इसमें टेक्निकली कुछ ऐसी चीजें हमें बताई जाएंगी जो देश की पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, कोई लॉ के तहत वो चीज नहीं करी जा रही है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरमेंट में ही होती है। पहले तीनों तो आसान होते हैं, क्लियरली समझ आ जाते हैं। पॉलिटिकल एंड लीगल में दिक्कत आती है। तो बेटा जो हमारा पॉलिटिकल एनवायरमेंट होता है ना, इसमें कहीं भी किसी भी लॉ की, किसी भी रूलिंग की, किसी भी कोर्ट की रूलिंग की, किसी चीज की बात नहीं करी जाती है। ठीक है, देखो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, हमारे देश की पॉलिटिकल कंडीशन, ठीक है, कि जनरल स्टेबिलिटी है, पीस है मेरे देश में या फिर नहीं है। ठीक है, एटीट्यूड क्या है इलेक्टेड गवर्नमेंट का मेरे बिजनेस के टूवर्ड्स। ठीक है, सो देखो कुछ देश जैसे कि अपना नेबरिंग कंट्री ही ले लो तुम, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी कभी आई ही नहीं। कभी भी उनकी सरकार ने 5 साल का टाइम पीरियड पूरा करा ही नहीं, पहले ही सरकार गिर जाती है। इंडिया में पूरे 5 साल का टाइम पीरियड होता है, दोबारा इलेक्शन होते हैं, पर पाकिस्तान में कभी स्टेबिलिटी नहीं आई, पीस नहीं आई। विच इज वाई पाकिस्तान के बिजनेस का भी, बिजनेस एनवायरमेंट भी वहां पे जो है बहुत बुरी हालत में है। ठीक है, तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड है मेरे बिजनेस के टूवर्ड्स, इस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है मेरा बिजनेस। ठीक है, क्योंकि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरे बिजनेस को सपोर्ट करेगी तो मेरे बिजनेस के लिए बहुत फायदा होगा। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट मेरे बिजनेस को सपोर्ट नहीं करेगी तो मेरे लिए बहुत ज्यादा लॉस की बात हो सकती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी कितनी है मेरे देश में, पीस कितनी है मेरे देश में। पाकिस्तान में तो मिलिट्री जो है वो आगे घुस जाती है देश में। ठीक है, वो रूल करने लग जाती है, तो पीस, अमन, शांति वहां पे नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वहां पर बिजनेस भी अच्छे से नहीं चल सकता है, वहां पे तुम्हें फॉरेन से इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलेगी, उस केस में लोन जरूर मिल सकते हैं। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, गवर्नमेंट का कैसे एटीट्यूड है तुम्हारे बिजनेस के टुवर्ड्स। ठीक है, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, तुम्हारी गवर्नमेंट कैसी है, सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी है, ठीक है, कि बहुत सारे अलग अलग पार्टीज आपस में compete करेंगी, फिर जो एक जीता इलेक्शन वो हमारा रूल करेगा। लेकिन कई देशों में सिंगल पार्टी होता है, जैसे कि चाइना में कहने को डेमोक्रेसी है लेकिन है ही सिर्फ एक पार्टी। तुम इलेक्शन करके भी करी क्या लोगे जब उसके अगेंस्ट कोई और खड़ा ही नहीं हो सकता, एक ही पार्टी है, तो तुम इलेक्शन करके भी क्या करवा लोगे। तो सिंगल पार्टी गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है। पॉलिटिकल पार्टीज की कैसे आइडियोलॉजीज है, जैसे मैंने बोला कुछ की आपके सपोर्ट में होती है, कुछ की आपके अगेंस्ट में होती है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन कि तुम्हारे देश की सरकार की कैसी आइडियोलॉजी है। अब देखो जो आइडियोलॉजी है ना वो लॉ नहीं है, क्योंकि लॉ ये नहीं बोलता कि कांग्रेस पार्टी तुम्हें तो ऐसा ही करना होगा, बीजेपी तुम्हें ऐसा ही करना होगा। लॉ ये नहीं कह रहा है। बीजेपी अगर कुछ कर रही है वो उसका खुद का आइडियोलॉजी है, तो वो लॉ में नहीं, लीगल में नहीं, पॉलिटिकल में आ रहा है। कांग्रेस अगर कुछ कर रही है तो वो लॉ नहीं है, लॉ ने नहीं बोला है कि तुम्हें ऐसे बिहेव करना है। तो अगर उनका कोई आइडियोलॉजी है, अपना खुद का बिहेवियर है, दैट्स नॉट लीगल, दैट्स पॉलिटिकल। ठीक है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज आती है कि हमारे देश के रिलेशंस, ठीक है, विद अदर कंट्रीज, तो क्या वो लीगल में आएगा, क्या वो पॉलिटिकल में आएगा। पहले एक सेकंड सोचो फिर आंसर सुनना। तो हमारे देश के रिलेशंस विद एनी अदर कंट्री वो लीगल में नहीं आएगा, वो पॉलिटिकल में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही सरकार बदलेगी, वो सरकार, जो भी नई सरकार आएगी, अपनी नई आइडियोलॉजीज लेकर आएगी, नया एटीट्यूड लेकर आएगी, तो वो नए तरीके का रिलेशन बनाती है हमेशा दूसरे देश की सरकारों के साथ। ठीक है, कोई लॉ नहीं बोलता कि तुम्हें यूएसए के साथ ऐसे बिहेव करना है, तुम्हें चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ ऐसे बिहेव करना है। नो नो, लॉ नहीं बताता। ये पॉलिटिकल पार्टी का खुद का आइडियोलॉजी होता है कि तुम्हें अलग अलग देशों के साथ कैसा रिलेशन बना के रखना है। तो ये सब कुछ पॉलिटिकल में आता है। अगर बात करूं मैं लास्ट अपने लीगल की, तो लीगल में सिंपली क्या आता है, किसी कोर्ट ने कोई जजमेंट दे दी है, ठीक है, किसी कमीशन ने, किसी एजेंसी ने कोई डिसीजन लिया है, कोई लेजिस्लेशन ने कोई एक्ट पास किया है, तो ये सब कुछ हमें लीगल एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। तो यूजुअली जब भी लीगल एनवायरनमेंट की बात होती है, वहां पे क्लियरली लिखा आता है कि कोई एक लॉ पास हुआ है, कोई रूलिंग पास हुई है, कोई डिसीजन पास हुआ है, पार्लियामेंट ने कुछ किया है, सरकार ने कोई लॉ पास किया है। ठीक है, वहां पे हमें क्लियरली किसी लॉ की बात मोस्ट ऑफ द टाइम हो रही होती है, या तुम्हें समझना होता है कि ये लॉ ने कंपलसरी किया है कि ऐसे बिहेव करना है, या तुम्हारी खुद की आइडियोलॉजी है। अगर लॉ ने कंपलसरी किया है तो लीगल है, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की खुद की आइडियोलॉजी है तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आता है। ठीक है, यहाँ पर मेरी सारी डायमेंशंस होती हैं जी खत्म। ठीक है, तो अगला अभी क्लास टॉपिक जो मेरे पास आता है वो मेरे पास यहाँ पर है डीमोनेटाइजेशन का टॉपिक, जो कि नोटबंदी का टॉपिक है। तुम सबको पता है नोटबंदी में क्या हुआ था। तो 8 नवंबर 2016 को हमारे देश की सरकार ने, मोदी जी ने टीवी पे आके बोला था कि भाइयों और बहनों, आज से नोटबंदी होने वाली है। आज से 500 रुपए के और 1000 रुपए के नोट जितने भी तुम्हारे घर पे हैं, तुम्हारी जेब में, तुम्हारे हाथ में, वो सब आज से जस्ट एक कागज का टुकड़ा है। वो आज से 500 का, 1000 का नोट नहीं रहने वाले हैं। आज रात 12 बजे से अगर तुम किसी को बोलो 500 रुपए का नोट देके कि ला भाई 500 रुपए का सामान दे दे, तो वो नहीं देगा। वो बोलेगा ये 500 रुपए का नोट
सिर्फ कागज का टुकड़ा है, क्योंकि आज से लीगली एक्सेप्टेबल नहीं होने वाले हैं 500 और 1000 के नोट। इसको बोला गया था डीमोनेटाइजेशन। बेसिकली सरकार ने इसलिए किया था ताकि जितनी भी ब्लैक करेंसी है, ठीक है, ब्लैक किसी की भी इनकम है, वो सारी बाहर निकल के आ सके। तो देखो होता क्या है, अगर तुम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, या तुम्हारा अगर कोई एसेट है, तो वो यूजुअली सरकार की पकड़ में आ जाता है। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो आई जाती है सारी सरकार की पकड़ में। तो ऐसे केस में सरकार को तुम्हारी इनकम डिस्क्लोज हो जाती है और सरकार तुम्हें बोलते कि लाओ भैया टैक्स दो। अब अगर तुम्हें टैक्स बचाना है तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करते हैं, कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं, क्योंकि सरकार ने हर जगह कैमरा तो लगा नहीं रखे। तो अगर तुम कैश में करोड़ों की भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, सरकार को नहीं पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि सरकार जहां पर मौजूद नहीं है ऑफलाइन, ठीक है, कैश सरकार देख नहीं रही है, तो सरकार को नहीं पता चलेगा कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सरकार वहां पे समझ नहीं पाएगी। तो उस केस में तुम्हारा टैक्स बच सकता है, क्योंकि तुम्हारी इनकम सरकार को डिस्क्लोज नहीं हुई है। अब जितने भी लोग, ठीक है, काला धन इकट्ठा करके बैठे थे, वो सब लोग काला धन कैश के फॉर्म में इकट्ठा करके बैठे थे। काले धन का मतलब ही ऐसी इनकम होता है जो सरकार को डिस्क्लोज नहीं करी गई है, इसलिए डिस्क्लोज नहीं करी गई है ताकि तुम्हें टैक्स ना भरना पड़े, ठीक है, वो काला धन होता है। ठीक है, अब काला धन सिर्फ और सिर्फ कैश के फॉर्म में होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन एक बार चला गया आपके बैंक अकाउंट में, वो काला धन बचा ही नहीं, सरकार को पता चल गया, तुम्हें टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है, अब कैश को ही अगर सरकार इनवैलिड घोषित कर दे, मैंने 1 करोड़ रुपए का कैश इकट्ठा कर रखा था काला धन, और सरकार ने 1 का 1 करोड़ मेरा बोल दिया कि आज से तो लीगली एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये 1 करोड़ की वैल्यू आज से जीरो है, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा है, तो मेरा सारा काला धन बिल्कुल जीरो हो गया। अब मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। नंबर 1, मैं सरकार से बचूं, इस काले धन को बैंक में जमा ना कराऊं, ठीक है, इस काले धन को बैंक में जमा अगर नहीं कराऊंगी तो मेरे सारे पैसे की वैल्यू हो जाएगी जीरो। ठीक है, विच इज वाई मेरा अब जो काला धन है बिल्कुल जीरो हो गया, क्योंकि मैंने बैंक में जमा नहीं कराया और वो कागज का टुकड़ा बन गया। नंबर 2, मेरे पास हो सकता है कि मैं अपने काले धन को अब बैंक में जमा कराऊं और नोट बदलवा के नए नोट पिंक पिंक पत्ती वहां से ले लेती। ठीक है, अब नए नोट अगर लूंगी तो पैसा बैंक में जमा कराना पड़ेगा, विच इज वाई सरकार को इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और एक पेनल्टी वाले रेट पे इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो पूरा पैसा डुबा दूं या कुछ एक पैसा जो है सरकार को टैक्स की फॉर्म में पे करके बाकी पैसा बचा लूं। तो टेक्निकली जितना भी काला धन था, सरकार कह रही थी या तो जीरो हो गया था या हमारे पास बैंक में आ गया था, तो काला धन खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार ने डिमोनेटाइजेशन करी थी। कब करी थी? 8 नवंबर 2016 को करी थी। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी 2 लार्जेस्ट डिनोमिनेशन थी 500 की और 1000 की, वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ सीज हो गई थी टू बी अ लीगल टेंडर। ठीक है, वो दे वर विद इमीडिएट इफेक्ट सीजिंग टू बी अ लीगल टेंडर। ठीक है, इससे क्या होता, हमारी जो 86% ऑफ आवर करेंसी थी वो इनवैलिड हो गई थी, क्योंकि मेजरली 500 और 1000 के नोट ही चलते थे और पूरी 86% ऑफ आवर करेंसी जो थी अब से वो इनवैलिड हो गई थी। वो करेंसी से, वो नोट से कागज का टुकड़ा बन गया था। फीचर्स क्या थे? ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह देखा गया था। तो मेजरली सरकार यही चाहती थी कि हमें टैक्स ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ठीक है, और वही चीज हुई। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर की तरह इसको देखा गया। इट वाज अ शिफ्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इंडिकेटिंग टैक्स इवेजन विल नो लॉन्गर बी टॉलरेटेड। इसके बिहाफ पे, इसकी वजह से सरकार एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज पूरे देश को देना चाहती थी कि हम टैक्स चोरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज डिमोनेटाइजेशन करिए, कल को कुछ और करेंगे, पर टैक्स चोरी तुम्हारी हम पकड़ेंगे, तुम्हें टैक्स चोरी करने नहीं देंगे। सरकार ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से क्या हुआ, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जिसकी वजह से जितनी भी सेविंग्स थी वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में आ गई। मतलब लेट्स से अगर मेरे पास काला धन नहीं भी है, स्टिल बहुत सारे लोगों के पास, चाहे जो लोग टैक्स भरते भी हैं उनमें से भी बहुत सारे लोगों के पास कैश के फॉर्म में पैसा होता है। अब अगर कैश के फॉर्म में पैसा है, तुम्हारा पैसा बैंक में जमा नहीं है, तो वो फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर नहीं है, क्योंकि बैंक उस पैसे को घुमाएगा, उससे किसी को लोन देगा और पैसा जनरेट कर सकता था। तो इससे क्या होने लगा, डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोगों के पुराने हमारी मम्मियों के पुराने पर्स में से हजारों रुपए निकलने लगे और वो बैंक में जमा होने लगे। तो बैंकों के पास हजारों लाखों करोड़ों रुपए नए जमा हो गए थे, विच इज वाई अब बैंक ज्यादा लोन दे सकते थे लोगों को, और अब बैंक और ज्यादा पैसा, मनी क्रिएट कर सकते थे, जो कि इकोनॉमिक्स में तुम मनी क्रिएशन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अब लोगों का पैसा बैंक में आने लग गया था। ठीक है, जो काला धन हुआ वो तो हुआ, ठीक है, खत्म, बट सबसे अच्छी बात हुई कि अब हमारी मेजरली डिमोनेटाइजेशन के बाद, ठीक है, 8 नवंबर 2016 के बाद मेजरली हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा शिफ्ट दिखा कि हम लोग उसके बाद मेजरली पेटीएम और ये सब चीजें यूज करने लगे। बहुत ज्यादा कैश लाइट इकोनॉमी बन गई मेरी, या फिर लेस कैश इकोनॉमी बन गई। पहले हर एक ट्रांजेक्शन 10-10 रुपए से लेकर के लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन मेजरली कैश में करी जाती थी। आज कोई 50,000 भी अगर कैश में दे देना तो ऐसे लगता है यार इतना सारा कैश, क्या करूंगी मैं इतने सारे कैश का। आज के डेट में तो हम 10-10 20-20 रुपए भी जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 50,000 तो बहुत ज्यादा लगता
लगता है कैश में, ठीक है। तो पुराने टाइम में तो सारी ही पेमेंट्स कैश में हुआ करती थी, तो 2-2 लाख 50 लाख कितना ही कैश में हुआ करता था, ठीक है। तो अब मेजरली डिमोनेटाइजेशन के बाद, क्योंकि जब सबने पैसा कैश में बैंक में जमा करा ही दिया, तो फिर उसके बाद से लोगों को धीरे धीरे बहुत ज्यादा आदत पड़ गई हर एक चीज को बैंक में ही रखने की, हर एक पैसे को बैंक में ही रखने की, और डर भी बैठ गया यार कब सरकार तो उठ के डिमोनेटाइजेशन कर दे, फिर लाइन में लगना पड़ेगा, फिर पैसा जो है चेंज करवाना पड़ेगा, हम नहीं कर सकते। तो उसके बाद से बहुत अच्छा एक जो चेंज आया था वो ये आया था कि हमारी लेस कैश या फिर कैश लाइट इकोनॉमी बन गई थी, ठीक है। यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 3 होता है खत्म। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर मेरे पास है बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन, जिसमें से भी पॉलिटिकल और लीगल में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, बाकी तो सारी अपनी आसान है, ठीक है। यहाँ पर अब 1-2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तुम इसको बताओगे मुझे क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में कि यहाँ पे किस पर्टिकुलर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। डिजिलॉकर इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, इट एम्स एट डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है। तो डिजिलॉकर हुआ है, डिजिटल एम्पावरमेंट हुई है, डिजिटल फॉर्मेट बन गया है। कौन से एनवायरनमेंट की यहाँ पर बात हो रही है तुम मुझे यहाँ पर बताने वाले हो, ठीक है। इन अ रीसेंट रूलिंग, अब देखो जहां पर आ गया सीधा सीधा रूलिंग, यहाँ पर मैं तुम्हें बता देती हूँ लीगल या पॉलिटिकल में हमें दिक्कत होगी, बट क्लियरली जब मुझे आगे इन रीसेंट रूलिंग जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है, उसने ऐसा ऐसा किया है, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। जब रूलिंग की सुप्रीम कोर्ट की बात होगी तो वो डेफिनेटली मेरा लीगल एनवायरमेंट होने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा होता है खत्म। 2 क्वेश्चंस मैंने तुम्हें दिए हैं, अगर इसका तुम्हें आंसर समझ आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, टाइम स्टैम्प के साथ प्लीज बता देना, ठीक है, ताकि मैं उसको जो है पिन कर सकूं जो भी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगर पूरी वीडियो अच्छी लगी, पूरा चैप्टर यहाँ पे वन शॉट हमने एक ही वीडियो में खत्म कर लिया है, मैंने पूरी डिटेल में समझाया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, इससे ज्यादा डिटेल में चैप्टर को समझ भी नहीं पाओगे आप, ठीक है। सो दिस इज द इनफ डिटेल ऑफ दिस चैप्टर। अगर वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम मिलेंगे अगली वीडियो में हमारे चैप्टर नंबर 4 प्लानिंग के साथ।